हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन के इस आखिरी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, इसमें ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन है वो हमने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा तो ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि पिछले वाले वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two objects change when the distance between them is reduced to half। ये सब छोड़ो और पहले बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या था। अगर तुम्हें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू जी। जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और आर क्या है, आर है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अगर तुम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो फिर देखो, एक ऑब्जेक्ट है एम जिसका मास है m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है r डिस्टेंस से। और इन दोनों के बीच में हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है कि जो डिस्टेंस है, जो आर है, इसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब 1/2 आर कर दिया। तो देखो, अगर डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो क्या चेंजेस आएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले आर के बदले हम 1/2 आर रख देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में आर और स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो लिख दो एफ इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई में m1 मल्टीप्लाई में m2, और ये स्क्वायर है, इसकी वजह से हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4। और ये 4 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और हमें ये तो पता है ना ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो जो एफ है वो क्या बन गया, 4F के बराबर बन गया, ठीक है ना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4 टाइम से बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम 4 टाइम, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि 4 टाइम कैसे बना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो 4 टाइम बन जाएगा अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस्ड कर दे बाय हाफ, ठीक है ना। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मास। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखा, जो किस में डिपेंड है, मास में। जैसे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो भी देख रहे हो मास और ये मास, ठीक है ना, मास इस पे डिपेंड करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो फिर हमसे पूछ रहा है व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो फिर हमसे पूछ रहे हैं क्यों एक हैवी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अगर भारी है और एक ऑब्जेक्ट अगर हल्का है, ठीक है ना, ये मान लो हैवी है और ये लाइट है। तो हमसे पूछ रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट हैवी है और दूसरा ऑब्जेक्ट लाइट है तो फिर जो हैवी वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा जल्दी आके नीचे क्यों नहीं गिरता है। तो मैंने ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा के रखा है फ्री फॉल वाले वीडियो में, यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। तो देखो, एक कंसेप्ट होता है फ्री फॉल का, ठीक है ना। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम आसमान से छोड़ देंगे तो फिर ये दोनों जो है सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है फ्री फॉल कर रहे हैं, और फ्री फॉल में मासेस का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। फ्री फॉल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्री फॉल में मास का कोई रिलेशन है ही नहीं। फ्री फॉल किस पे डिपेंड करता है, फ्री फॉल डिपेंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, ठीक है ना।
जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो फ्री फॉल किस पे डिपेंड करता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। और ये जो स्मॉल जी है ये कांस्टेंट है, कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों ऑब्जेक्ट ही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिरेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो हैवी और जो लाइट ऑब्जेक्ट है दोनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि जो फ्री फॉल है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, एक इस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कांस्टेंट है अर्थ के लिए, जो कि कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल है। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि ये वाले न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें पहले ही सॉल्व करवा के रखा हुआ है। जब मैंने तुम्हें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाया था, या फिर बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो जब मैंने तुम्हें एफ इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई एम वन मल्टीप्लाई एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करवा के दे दिया था। अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? तो हमको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मतलब हमको एफ निकाल के देना है। बिटवीन द अर्थ, किसके बीच में? अर्थ के बीच में, एंड अ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, और किसके बीच में? 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के बीच में, जो कि अर्थ के सरफेस पे ही रखा हुआ है। तो मान लो इसका अगर तुम डायग्राम देखना चाहो तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। मान लो ये अर्थ है जो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और ये जो है 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। हमें जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस चाहिए होता है। तो देखो जो ये चीजें गिवन है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है मास ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे मास गिवन है अर्थ का, जो कि क्या है? 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। और क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, ठीक है ना। रेडियस क्या है अर्थ का? 6.4 × 10⁻6 मीटर। देखो हमको जो है रेडियस गिवन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे ही है। तो देखो जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो दो ऑब्जेक्ट के सेंटर में से लेते हैं, तो फिर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के जो सेंटर है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। तो फिर ये रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो डिस्टेंस बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है? डिस्टेंस है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक इसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगा। और जो दूसरा मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैं स्मॉल एम से डिनोट करता हूँ, वो कितना गिवन है? 1 किलोग्राम गिवन है। और कैपिटल जी का वैल्यू तो हमें पता ही है, वो क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमको पहले से पता है, ठीक है। और इसे जो है मैंने बोला था कि रट के रखना है। तो ये सारी चीजें हमको गिवन है। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें फॉर्मूला लगेगा एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस, या फिर बोल सकते डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है रेडियस ऑफ द अर्थ से, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। तो देखो अब बस मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू को ही तो पुट करना है, और बाकी तो कैलकुलेशन है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। जी का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना गिवन है? 6 × 10⁻24 मल्टीप्लाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो 1 किलोग्राम है, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, वो कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6। अगर देखो ये अगर मीटर के बदले सेंटीमीटर होता तो फिर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि हम जो है एसआई यूनिट के हिसाब से लेते हैं, जबकि हमने सबका एसआई यूनिट जो है मीटर में ले रखा है, इसीलिए इसको भी हमें मीटर में लेना चाहिए। अगर इस सेंटीमीटर होता तो फिर हम इसको कन्वर्जन करते, पर ये तो मीटर में ही है तो फिर कन्वर्जन की कोई ज़रूरत है ही नहीं।
तो बस यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दिया है। अब बस कैलकुलेशन की बारी है। तो देखो, जो यहाँ पे 10⁶ है, जब यहाँ पे जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, पावर वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं, यहाँ पे थोड़े से प्रॉपर्टीज अप्लाई होते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे वैल्यूज है 10⁻20 और डिवाइड में है 10⁻10 मान लो। तो फिर मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करोगे? डिवाइड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो पावर है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा? 10⁻20 - 10, ठीक है ना। और आंसर कितना आ जाएगा? 10⁻10। ये तो हो गया डिवीजन की बात। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? मल्टीप्लाई अगर करना है तो 10⁻20 मल्टीप्लाई 10⁻10 है, ऐसा मान लो एक क्वेश्चन है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? जब भी तुम्हें मल्टीप्लाई का साइन दिखे तो क्या करना है? प्लस कर देना है। और वैसे ही जब भी तुम्हें डिवाइड का साइन दिखे तो माइनस कर देना है। तो फिर यहाँ पे प्लस करना है, तो क्या बन जाएगा? 10⁻20 + 10। तो आंसर आ जाएगा 10⁻30। आई होप कि तुम्हें दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। तो देखो, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो है स्क्वायर करना चाहिए था, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गया था। तो जो पेपर में तुम लोग सब संभल के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं, एक स्टेप गलत करोगे तो बाकी का सारा स्टेप जो है गलत ही होगा। इसे थोड़ा सा संभल के फॉर्मूले को अप्लाई करना, ठीक है ना। जैसे कि तुमने देखा कि मैंने स्क्वायर मिस कर दिया था, वैसे ही तुम मिस कर सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें संभल के करना है ये वाला क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इसका स्क्वायर निकालना। तो देखो, इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? स्क्वायर मतलब क्या है? ये जो है दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। मल्टीप्लाई में 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो देखो, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था। तो मल्टीप्लाई में क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। तो देखो, मैं लिखता हूँ अब 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई, जब 6.4 को 6.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 40.96 आंसर आएगा। और यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा। प्रॉपर्टी क्या बोलता है? बस पावर को प्लस कर दो तो 6 + 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसे मैं मिटा के क्या लिख देता हूँ? 12 लिख देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर भी 10⁻24 है और नीचे 10⁻12 है। तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा? यहाँ पर डिवीजन का प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा। और डिवीजन का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? कि हमें जो है माइनस करना होता है पावर का। तो हम कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू 6 को जब हम 40.96 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। सबसे पहले 6 डिवाइड बाई 40.96 मल्टीप्लाई 10⁻24 - 12 कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज में बताया ही था। अब देखो, 6 को जब तुम 40.96 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा 0.1464, ठीक है ना। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे 24 - 12, तो फिर क्या हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 12। अब देखो, यहाँ पर भी 10 टू द पावर है और यहाँ पर भी 10 टू द पावर समथिंग है। तो ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता था? मल्टीप्लाई में हमें प्लस करना पड़ता था। तो हम प्लस कर लेते हैं, पर सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.67 और 0.1464 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर कितना आना चाहिए? 0.976 समथिंग अराउंड आना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा? प्लस वाला। तो देखो, यहाँ पर 12 - 11। तो जब 12 - 11 होगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻1 हो जाएगा ना। और 10⁻1 क्या होता है? 10 होता है। तो अब हम लास्ट के स्टेप में पहुंच गए हैं लगभग। जब तुम 0.976 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 9.76, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? 9.8
के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और फोर्स का यूनिट तो तुम्हें पता ही होगा, न्यूटन होता है। तो फिर हमने फोर्स का वैल्यू कितना निकाल दिया, 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। तो हमने जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल दिया, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल कंसेप्ट लगाने थे, दो प्रॉपर्टी था, उन दोनों प्रॉपर्टी का ध्यान रखना था, और बाकी तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होना था, ठीक है ना। इसके लिए जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रिसाइज होना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है ना। जैसे हमें पता है जो अर्थ है और जो मून है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपने और, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth। और फिर पूछ रहा है why। तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो देखो हमें पता है कि मान लो ये मून है और ये अर्थ है, हमें पता है ये दोनों जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है, और एक कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो फोर्स अर्थ लगाता है मून को अट्रैक्ट करने में, वो क्या ग्रेटर देन है, जैसे अर्थ अगर फोर्स लगा रहा है क्या वो ग्रेटर देन है जो मून फोर्स लगा रहा है उससे, या फिर जो अर्थ फोर्स लगा रहा है और जो मून फोर्स लगा रहा है वो दोनों सेम है, या फिर जो अर्थ फोर्स लगा रहा है और जो मून फोर्स लगा रहा है, तो फिर इसमें मून ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो कौन सा कंडीशन इसमें से सुइटेबल होगा, वो हमें बताना है। तो देखो मैंने तुम्हें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया था, ठीक है ना। उस टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो मून है और जो अर्थ, ये दोनों जो है एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तभी इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा ना। तो इन तीनों में से जो सिनेरियो एप्लीकेबल है, ये सेकंड वाला सिनेरियो एप्लीकेबल है, ठीक है ना। जब अर्थ और मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सेम होगा, ये दोनों जो है आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट लगेगा। तो जो जो मैंने बोला वो एक बार लिख देता हूँ ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि जो मून है और जो अर्थ है वो एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए केस के लिए सेकंड वाला कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल है। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मून अट्रैक्टेड द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। तो फिर हमसे पूछ रहा है अगर मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ जो है वो मून की तरफ खींचा क्यों नहीं जा रहा है। तो हमें बताना है कि जो अर्थ है वो एक पोजीशन पर स्टेबल क्यों है और वो मून की तरफ खींचा क्यों नहीं जा रहा है, ये हमें बताना है। तो देखो इसके पीछे जो है एक मेजर रीजन ये है कि मून का मास एक तो कम है, मान लो ये मून है और ये अर्थ है, ये मून इसको खींच रहा है, ठीक है ना। मून जो है इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, पर जो मून का मास है वो कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। जो अर्थ का मास है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द मून। इसी वजह से जो मून है वो अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसमें जो है एक फैक्टर आ रहा है मास का, तो मास जो है रोक रहा है अर्थ को मून की ओर जाने से। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्योरी ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो जो मैंने बोला था वो मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है, Earth does not move toward moon because mass of moon is very small as compared to that of the earth। जो मून का मास है वो बहुत ही कम है as compared to the mass of the earth। इसी वजह से जो अर्थ है वो मून की तरफ खींचा नहीं जाता है, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what happens to the force
बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एफ हमसे पूछ रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स का क्या होगा अगर इन तीनों कंडीशन में से जब तुम एक एक करके लगाओगे तो फोर्स का क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंडीशन से हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमें फोर्स का फॉर्मूला जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं वो लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई एम वन मल्टीप्लाई एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन बोल रहा है अगर मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है उसे हम डबल कर दे तो फोर्स क्या होगा। तो देखो, मान लो मैंने M1 को जो है 2m1 कर दिया, मतलब M1 जो ऑब्जेक्ट वन है उसका मास को मैंने डबल कर दिया। अब जब M1 के बदले मैं 2m1 पुट करूंगा तो क्या होगा देखते हैं। तो देखो, एफ डैश इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई एम वन नहीं लिखेंगे, 2m1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर 2 को सामने लेके जाएंगे और क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो देखो ये किसके बराबर है, ये जो है एफ के बराबर है। तो फिर जो एफ डैश है वो किसके बराबर बन गया, 2f के बराबर बन गया। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो डबल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये हमने जो है फर्स्ट लिया, हम सेकंड केस की ओर चलते हैं। सेकंड केस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। यहाँ पर हमें दो केस ले रखे हैं कि अगर हम डिस्टेंस जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में डबल कर दे, मतलब एक बार हम r को 2r ले लेंगे, ठीक है ना, और फिर दूसरी बार क्या करेंगे, r को 3r ले लेंगे। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, एफ डैश इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पर यहाँ पे हम r नहीं लेंगे, 2r लेंगे, तो 2r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। ये वाला जो रिलेशन है ये कुछ जाना पहचाना है ना, ये किसका रिलेशन है, ये जो है फोर्स का रिलेशन है। हमारा जो एफ डैश है वो क्या आ रहा है, एफ बाई फोर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो क्या होगा, क्या हो गया, 1/4 टाइम हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फोर्स will be 1/4 टाइम्स, ठीक है ना। अब हम ये वाला केस सॉल्व करते हैं, ये वाला भी सेम होगा। तो देखो एफ डैश इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाई 3r स्क्वायर, ठीक है ना। तो दूसरे स्टेप में क्या लिखना है, जी मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर। ये वाला केस जो है जाना पहचाना लग रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। और एफ डैश क्या बन जाएगा, एफ बाई 9। इससे हमने क्या जाना कि जो फोर्स है वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फोर्स विल बिकम 1/9 टाइम्स। आई होप कि तुम्हें ये वाला केस भी समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, और थर्ड और आखिरी केस क्या है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस हम डबल्ड कर दे फिर क्या होगा। तो थर्ड केस को भी देख लिया जाए। तो थर्ड केस बोलता है हम दोनों का मास जो है वो डबल कर देंगे, M1 को क्या कर देंगे, 2m1 कर देंगे, एंड M2 को क्या कर देंगे, 2m2 कर देंगे। फिर क्या होगा, तो देखो एफ डैश क्या बन जाएगा, जी मल्टीप्लाई M1 के बदले 2m1 और M2 के बदले 2m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा, तो फिर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 को हम बाहर ले आएंगे, मल्टीप्लाई
g मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और हमें ये वाला रिलेशन तो पता ही है किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। तो जो f डैश है वो किसके बराबर आ गया, 4f के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स। तो जो फोर्स है वो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो हमें बस 2-3 इम्पोर्टेंस लिख देना और ये वाला क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है इस लॉ का ये है कि ये जो लॉ है हमें डिफाइन करता है, फिर बताता है कि जो अर्थ है उसको कौन कौन से फोर्स ने बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो लॉ है ये इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसी के वजह से जो अर्थ है और जो मून है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। इसी लॉ की वजह से जो अर्थ है और जो सन है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो लॉ है वो हमें बताता है कि जो प्लैनेट है वो एक दूसरे को बाइंड करके रखे हुए है। आई होप कि तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मैं ये लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दिस लॉ एक्सप्लेन वेल अबाउट द फोर्सेस दैट बाइंड्स द प्लैनेट। जैसे मैंने बोला था ये लॉ जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो प्लैनेट है वो बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अर्थ जो है वो मून के साथ बाइंडेड है, जो अर्थ है वो सन के साथ बाइंडेड है, तभी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तभी तो रोटेशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताती है। अब देखो इसका सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है। तो सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें बताता है कि जो लो टाइड है और जो हाई टाइड है जो कि ओशंस में देखा जाता है वो क्या क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसके पीछे मून का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि देखो जो लो टाइड है और जो हाई टाइड है वो मून की वजह से होता है, ठीक है ना। तो इसका सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें टाइड्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। जो लो टाइड और हाई टाइड्स आते हैं ओशन में ये उसके बारे में बताता है। और ये लो टाइड और हाई टाइड किसकी वजह से आते हैं, मून की वजह से आते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ग्रेविटेशन की वजह से होता है। जो मून है वो अर्थ को अपनी ओर अटैक करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से हाई टाइड होता है, ठीक है ना। तो ये जो टाइड का कंसेप्ट है किया जा सकता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया है द दिस लॉ जस्टिफाई द टाइड फॉर्मेशन ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड सन। जैसे मैंने बोला था ये जो लॉ है जस्टिफाई करता है टाइड के फॉर्मेशन के बारे में। थर्ड रीजन अगर तुम लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये जो लॉ है ये जस्टिफाई करता है मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है ना। ये हमें जो है क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है कि क्यों मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है दिस लॉ गिव्स रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ। जैसे मैंने बोला था कि ये जो लॉ है वो हमें बताता है कि जो मून है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करता है अर्थ का राउंड, ठीक है ना। ये जो क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है। तो आई होप कि तुम्हें इस सेवेंथ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एट क्वेश्चन के ऊपर। तो एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं वही एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही असली में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोलोगे कि ये आया कहाँ से, तो फिर ये आया कैसे, मैंने इसका डेरिवेशन भी करा के रखा हुआ है। तो तुम फ्री फॉल वाला वीडियो देखो, वहां पर मैंने पूरा डेरिवेशन भी समझा के रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो जी का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई मास, ये उस ऑब्जेक्ट का मास है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर।
आर क्या है? आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, एम जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना। जब इस फॉर्मूले में तो तुम वैल्यूज को पुट करोगे तो जी का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जी का वैल्यू लिखता हूँ जो कि कितना होता है 6.7 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। जी का वैल्यू है। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, मैंने पिछले एक दो क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है जहाँ पर मैंने मास ऑफ द अर्थ लेकर रखा है। मास ऑफ द अर्थ होता है 6 × 10 to the power 24 किलोग्राम। और रेडियस कितना होता है अर्थ का? रेडियस होता है 6.4 × 10 to the power 6 मीटर, ठीक है ना। तो जो जो वैल्यूज हमने अभी लिखा है वो हम पुट कर देंगे जी के वाले फॉर्मूले में। तो जी का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का वैल्यू क्या है? 6.7 इंटू 10 to the power -11 मल्टीप्लाई एम मास ऑफ द अर्थ, जो कि मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10 to the power 24 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। तो 6.4 इंटू 10 to the power 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन सबको अगर मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मुझे एक वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू कितना हो जाएगा? जी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन था जिससे हम जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। बस एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला है वो है जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है और बाकी जी का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर हमसे पूछा है व्हाट डू यू कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो हमसे पूछा है अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम क्या बोलेंगे? तो मैंने तुम्हें मास और वेट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। वहां पर मैंने तुम्हें वेट के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार में बताया था। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा है कि अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या बोलेंगे। तो उसको जो है वेट बोलेंगे, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। और वेट बोलने के पीछे क्या है? पीछे का कारण क्या है? तो देखो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आ गया ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसी वजह से हम, और इससे हम ये जान सकते हैं कि जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा? वेट होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझा के रखा हुआ है। देख रहे हो, मैंने हर एक क्वेश्चन समझा के रखा हुआ है। बस अगर तुमने वो वाले वीडियो देखे होंगे तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो रहे होंगे, वरना अगर नहीं देखे तो यहाँ पर समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकता है। वरना मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। तो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Amit buys few gram of gold at the poles as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he met him at the equator. तो देखो, तुम्हें पता होगा जो अर्थ है उसके पोल्स होते हैं और एक इक्वेटर लाइन है, इस तरह से इक्वेटर होता है, ठीक है ना। और पोल्स जो है यहाँ पर पोल्स होते हैं, ऊपर और नीचे पोल्स होते हैं, और एक लाइन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो फिर एक इंसान था जिसका नाम है अमित। तो उसने पोल्स में कुछ गोल्ड खरीदे, ठीक है ना, गोल्ड खरीदे पोल्स में। और फिर वो अपने दोस्त के पास गया जो कि इक्वेटर वाले रीजन में रहता था, जो कि इस रीजन में रहता था, ठीक है ना। तो जब वो अपने दोस्त के पास गया और उससे अपने सोने दिए, तो क्या बोले उसके बाद? विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट, इफ नॉट वाई। तो देखो, वो अपने दोस्त के पास गया जो कि इक्वेटर में रहता था, और उसने अपने सोने दिए, और हमसे पूछ रहा है क्या उसका दोस्त जो है खुश होगा वो सोनी को देख के? अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये हमें बताना है। और अपन को एक हिंट देकर रखा है, और वो हिंट क्या है?
द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर, ठीक है ना। तो जो जी का वैल्यू है वो ज्यादा है किसमें, पोल्स में, एज कम्पेयर टू द इक्वेटर। यहाँ पर जो जी का वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द इक्वेटर। इक्वेटर में जी और जी का वैल्यू है वो कम है। तो देखो यहाँ पर उसने कुछ गोल्ड खरीदे तो फिर इसका वेट कितना है, कुछ ग्राम्स में है दे रखा है, तो फिर यहाँ पर वेट कुछ होगा। और वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ये जो है पोल्स का कंडीशन है, ठीक है ना। और पोल्स में क्या होता है, पोल्स में जो है जी है वो हाई है, ठीक है ना। तो पोल्स में जी हाई होने की वजह से जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी से, इसके वजह से जो वेट है वो भी हाई होगा, ठीक है ना। अब वो जब इक्वेटर पे जाएगा तो अब अगर हम इक्वेटर वाला केस ले तब क्या होगा, तो देखो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेटर में जो जी है वो कम है, जिसकी वजह से जो वेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। वेट कम हो गया तो उसके दोस्त जब वो गोल्ड को वे करेगा तो फिर वो देखेगा कि जो वेट है वो कम है, ठीक है ना। तो उसका दोस्त जो है वो सेटिस्फाई ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि तो फिर वो बोलेगा कि उसके दोस्त ने उसे कम सोना दिया है, क्योंकि जब वो वे कर रहा है तो उस गोल्ड का जो वेट है वो कम है, ठीक है ना। इसी वजह से उसका जो दोस्त है वो एग्री नहीं होगा उस गोल्ड के वेट से। तो फिर उस दोस्त को क्या हो जाएगा, ट्रस्ट इश्यू हो जाएगा, ठीक है ना। किसके वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से, बल्कि उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो है उन दोनों के बीच में जो है दोस्ती टूट जाएगी। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स में ज्यादा होता है तो वेट जो है ज्यादा हो गया, और जब वो इक्वेटर में पहुंचा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है इस रीजन में, तो फिर जो वेट है वो कम हो जाएगा, तो फिर दोनों के बीच में जो दोस्ती है उसमें दरार आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में लिख दूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख दिया है, और आई होप कि तुम साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। और थ्योरी में क्या लिखा है, सिंस W का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ G इज ग्रेटर एट द पोल। जैसे कि हमें हिंट में दे रखा है कि जो G का वैल्यू है वो ग्रेटर होता है पोल्स में, ठीक है ना, देन एट द इक्वेटर। इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल्स का जो जी का वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये हमें हिंट्स में दे रखा था, ऑब्वियस सी बात। हेंस वेट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड विल बी लेसर एट इक्वेटर देन इट वाज ऑन पोल्स। तो फिर जैसे मैंने बोला था कि सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड का जो वेट है वो कम हो जाएगा इक्वेटर में, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द पोल्स। इसी वजह से उसका जो फ्रेंड है वो एग्री नहीं करेगा उस गोल्ड के वेट से, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो फिर देखो हमारे पास एक पेपर है जो कि ऐसा है, ठीक है ना, और दूसरा है जिसको हमने मोड़ बोड़ के एक बॉल बना लिया है। दो टाइप ऑफ पेपर है, ठीक है ना। अब इन दोनों पेपर को अगर हम नीचे गिराएंगे तो जो ये वाला पेपर है वो फास्टर गिरेगा, वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी नीचे गिरेगा। ये वाला जो पेपर है वो ज्यादा जल्दी नीचे गिरेगा, और ये वाला जो पेपर है वो स्लोअर गिरेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो एक शीट है, ठीक है ना, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, और इसका सरफेस एरिया क्या क्या है, कम है। तो देखो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इस पे जो है एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस इस पे ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में, इस वाले पेपर के कंपैरिजन में जो कि मुड़ा चुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पहला केस तो होगा कि एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो शीट है वो स्लोअर रेट से नीचे आएगा, और ये जो पेपर है जिसको हमने बॉल बना दिया है ये जो है फास्टर रेट से नीचे आएगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, इसी वजह से ये फास्टर रेट से नीचे आएगा। तो ये सारा का सारा खेल किस पे चल रहा है, सरफेस एरिया की बेसिस पे चल रहा है, ठीक है ना। तो जो जो मैंने बोला है वो एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है the surface area of sheet is much more as compared to crumpled paper
जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो सरफेस एरिया है शीट ऑफ पेपर का वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द क्रम्पल्ड पेपर। दैट्स वाई द शीट ऑफ पेपर फेसेस लार्जर एयर रेजिस्टेंस, जिसके वजह से जो शीट है वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द क्रम्पल्ड पेपर। क्रम्पल्ड पेपर से जो शीट ऑफ पेपर है वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा, जिसके वजह से जो शीट ऑफ पेपर है वो स्लोअर रेट से नीचे गिरेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है द शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो शीट ऑफ पेपर है वो स्लो क्यों गिरता है नीचे, और जो क्रम्पल्ड पेपर है जिसको हमने बॉल बना रखा है वो ज्यादा जल्दी नीचे क्यों गिरता है। ये सब खेल किसका है, सरफेस एरिया का खेल है, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, gravitational force on the surface of the moon is only 1 by 6 as strong as gravitational force of the earth। जैसे कि हमें पता है कि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 1/6 होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये वाला जो रिलेशन है वो फॉलो होता है, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो क्या होता है, 1/6 होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वेट इन न्यूटन, हमसे वेट पूछा है न्यूटन में ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास अपन को गिवन है कितना, 10 किलोग्राम, ऑन द मून। और हमें जो वेट है वो मून पर निकालना है और साथ साथ में अर्थ पर भी निकालना है। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो एक बार मैं लिख लूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें जो है एक मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का, वो कितना है, 10 किलोग्राम है। और हमें पता है जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है अर्थ पर वो क्या होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्रेविटी जो है मून पर कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता 1/6 टाइम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9.8 डिवाइड बाई 6, जो कि कितना होता है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो, हमें जो है एक तो वेट निकालना है कहाँ पर, मून पर। तो निकाल लेते हैं वेट ऑन मून। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई, मास तो जो है हर जगह कॉमन होता ही है, ठीक है ना, जहां भी हो मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। और क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी अपन ने ग्रेविटी निकाला है मून का, और वो कितना है, 1.66। तो यहाँ पर मास जो है वो तो कॉमन है, मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना है, 1.66। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16.6 न्यूटन वेट हो गया मून पर, ठीक है ना। अब अर्थ पर निकाला जाए तो देखो, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ पर ग्रेविटी कितना होता है, 9.8। तो मास जो है वो तो कांस्टेंट है, अर्थ पर ग्रेविटी होता है 9.8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वेट निकाल दिया है मून पर जो कि आया 16.6 न्यूटन, और फिर उसके बाद हमने वेट निकाल दिया है अर्थ पर जो कि कितना आया, 98 न्यूटन। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, एक बॉल है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ठीक है ना, मतलब उसे ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ऊपर की ओर फेंका गया और कितने स्पीड से, 49 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें u जो है गिवन है कितना, 49 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। एक तो यहाँ पर हमें हाइट निकाल के देना है, और उसके बाद क्या निकालना है, टोटल टाइम निकाल के देना है। टोटल टाइम निकाल के देना है। तो जो ये चीजें गिवन है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो देखो, एक बॉल को जब हम वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हैं तो फिर वो एक पॉइंट पे रुक जाता है, तो फिर उसका जो वी है वो जीरो हो जाता है उस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो हमें हमें यू गिवन है कितना, 49 मीटर पर सेकेंड, और वी हमने निकाल लिया है जो कि क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैक्सिमम हाइट बताओ, कितना मैक्सिमम हाइट वो बॉल रीच करेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट जो है ये वाला हाइट है। तो हमने
तीन इक्वेशन पढ़े थे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी। तो देखो तीन इक्वेशन कौन कौन से थे वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, फिर दूसरा था h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में टू जी एच। ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब देखो हमें क्या बोला है कि हाइट निकालना है, तो ये हमें निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें मालूम पड़ता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो हमें एक बार लिख लेते हैं कि हमें एच वाला फॉर्मूला लगाना है। एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो हमारे पास यू तो है पर टी नहीं है ना, तो टी हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो टी हम कैसे निकाल सकते, तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वाला तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एच मांग रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए सुइटेबल है जिससे हम टी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूले से टी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, इसको मिटा दूं, फिर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। v हमें हमें पता है कितना है, 0 है। u पता है कितना है, 49 है। प्लस g तो लेट करते हैं ना, कितना है 9.8। और देखो जो बॉल है वो हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये जो बॉल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है g से, ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो g है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो बॉल है वो ऑपोजिट साइड जा रहा है जी के, इसीलिए नेगेटिव साइन, ठीक है ना। और 9.8 तो होता ही है जी का वैल्यू, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -9.8 मल्टीप्लाई टी हमको निकालना है। तो देखो इसको हम इस साइड लेके आते तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन के क्या बन जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल्स टू 49। तो फिर हम इस 9.8 को इसके नीचे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 49/9.8। तो फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। तो टी हमें मिल गया कितना, 5 सेकेंड। तो देखो हमें बस टी का कमी था ना, और बाकी तो उस वाले फॉर्मूले में सारी चीजें थे। वो वाला फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो टी है हमारे पास, यू भी है, जी भी है, तो बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। एच इज इक्वल्स टू यू कितना है 49 मल्टीप्लाई टी जो है 5 है प्लस हाफ मल्टीप्लाई जी कितना है -9.8 मल्टीप्लाई टी जो है 5 का स्क्वायर। तो बस अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो 9.8 को जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.9, ठीक है ना। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों हमें बस मल्टीप्लाई करना है। तो h इज इक्वल्स टू 245 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो h का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 245 माइनस 4.9 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 122.5। अब इन दोनों को बस माइनस करना है, सिंपल सी बात है। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 122.5 मीटर। तो फिर जो हाइट है वो कितना आ गया है, 122.5 मीटर आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने हाइट जो है वो कितना निकाल लिया है, 122.5। अब फिर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कितना टोटल टाइम लगेगा। तो देखो टाइम तो हमने निकाला हुआ है ना, टाइम कितना निकाला हुआ है, टाइम हमने निकाला हुआ है 5 सेकेंड। कब का, जब ये बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे जब जाकर रुकेगा तब इतना से ट्रेवल करने में 5 सेकेंड लग रहा है। अब देखो बॉल ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएगी, तो जब नीचे आएगी तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी ना, तो टाइम भी कितना होगा उतना ही लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, 10 सेकेंड। तो फिर जो हमारा टोटल टाइम है वो कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल था, कुछ इक्वेशंस थे, उन इक्वेशन को बस यूज करना आना चाहिए और बाकी तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाना है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. मान लो एक बड़ा सा टावर है, ठीक है ना। एक टावर है, तो फिर इस टावर से हमने एक स्टोन को थ्रो कर दिया, और इस टावर का जो हाइट है वो कितना है, 19.6 मीटर। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। और हमें क्या बोले, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, हमें इसका फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जो स्टोन है उसे हमने बस फेंका है, तो उसका जो यू है वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और हाइट हमें गिवन है कितना, 19.6 मीटर। और हमें बस v निकालना है। तो देखो v निकालने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन है टोटल। कौन कौन से तीन इक्वेशन, मैं वो पहले लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। दूसरा इक्वेशन है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh। ठीक है ना, ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो v के लिए क्या क्या चाहिए, u चाहिए, g चाहिए और t चाहिए। तो देखो इस केस के लिए जो g है वो कितना हो जाएगा, इस केस के लिए जो g है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जो पत्थर है वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है ना। जो पत्थर है वो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशन के डायरेक्शन की ओर जा रहा है, इसीलिए जो जी है वो पॉजिटिव पर है, ठीक है ना। तो ये वाले जो फॉर्मूले लगाएंगे, यहाँ पर टी की कमी है, बस टी हमें निकाल के देना है। और हमारे पास h गिवन है, तो देखो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे हमें t मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा लेता हूँ। सबसे पहले h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है, 19.6। u क्या है, जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई टी, जीरो ही होता है, प्लस में हाफ मल्टीप्लाई जी क्या है, 9.8 मल्टीप्लाई टी, टी स्क्वायर है। तो फिर टी हमें निकालना है। तो जब 9.8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.9। तो हमारा वैल्यू इसका आ जाएगा 19.6 इज इक्वल्स टू 4.9 मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो मुझे टी स्क्वायर निकालना है, तो 4.9 जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19.6 डिवाइड बाई 4.9। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर आ गया 4, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। टी का वैल्यू हमने निकाल दिया कितना, 2 सेकेंड। अब हम v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। v का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। v जो है उसे हमें निकालना है, u कितना है, 0 है, प्लस में g है 9.8 मल्टीप्लाई 2। तो 9.8 को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा v निकल जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो v है, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो हमने निकाल दिया, कितना आ गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया v का वैल्यू। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ये हमको u गिवन है। टेकिंग g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g भी गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेस बाय द स्टोन, हमें मैक्सिमम हाइट निकाल के देना है, ठीक है ना। हमें जो है हाइट निकाल के देना है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, और साथ में नेट डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताना है। एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, और कितना डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है, उस स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये भी हमें बता के देना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले u गिवन है, u कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। और g गिवन है, g कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या बोला है कि हम एक पत्थर जो है उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे वो पत्थर आके रुकेगा, फिर वो पत्थर जो है नीचे आके गिरेगा, ठीक है। हमें सबसे पहले ये वाला हाइट निकालना है, ठीक है ना, कितना हाइट वो पहुंच रहा है। तो देखो जब इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो v जो है वो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम v जो है उसे 0 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। और हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो
वो 3 फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने वो 3 फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो देखो, हमें जो सबसे पहले h निकालना है, h के लिए हमें t चाहिए, तो t के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। वी जो है वो तो जीरो है, u क्या है 40, प्लस में g। और जो g है वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि जो बॉल है वो ऊपर जा रहा है ना, उसीलिए नेगेटिव में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई में t। तो फिर देखो ये जो है पूरा का पूरा इस साइड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल्स टू 40। अब मुझे टी निकालना है, तो फिर जो 10 है वो 40 के नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 40/10। तो ये 4 सेकेंड आ गया। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेकेंड आ गया, ठीक है ना। और अब मुझे हाइट निकालना है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u तो है 40 मल्टीप्लाई t अभी निकाला 4, प्लस में हाफ मल्टीप्लाई जी है -10 मल्टीप्लाई टी अभी निकाला 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर देखो इसको सॉल्व करो, तो ये 10 से 2 कटा 5 आ गया, ठीक है ना। तो h इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 160, माइनस में 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 5 80। तो जो हाइट है वो कितना आ जाएगा, 80 मीटर। तो हाइट हमने निकाल लिया, जो कि कितना आ गया, 80 मीटर, ठीक है ना। ये जो हाइट है वो किसके बराबर आ जाएगा, 80 मीटर के। फिर उसके बाद हमें क्या बोला है कि नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। देखो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मान लो ये बॉल है, ठीक है ना, ये जो है सीधा सीधा ऊपर गया, और ये जो बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड ऊपर जा रहा है। वर्टिकली अपवर्ड ऊपर जा रहा है, तो फिर जब बॉल नीचे आएगा तो उसी पोजीशन पर ही गिरेगा ना। उसी पोजीशन पर गिरने की वजह से इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, जीरो ही है। तो इसे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, इसके वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रीजन तुम लिख सकते हो, बॉल फॉल्स बैक इन द सेम पोजीशन। ठीक है ना, ये तुम रीजन दे सकते हो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, और साथ में क्या पूछा है, साथ में टोटल डिस्टेंस भी पूछा है। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो सिंपल है ना, पहला 80 मीटर ऊपर जाने का और 80 मीटर नीचे आने का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 160 मीटर। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस, जो कि कितना हो जाएगा, देखो 80 मीटर तो है ऊपर जाने का, प्लस में 80 मीटर किस लिए, नीचे आने का। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया, जो कि कितना आ गया, 160 मीटर। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। वही रिपीटेड कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो 16th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमें जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होता है, एफ होता है, ठीक है ना। बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बीच में हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है। जहां पर हमें मास ऑफ द अर्थ गिवन है, जो कि क्या है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, एंड ऑफ द सन is 2 into 10 to the power 30 kilogram, a mass of the sun है। The average distance between the two is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो देखो मास ऑफ द अर्थ गिवन है, मैं यहाँ पे मास ऑफ अर्थ लिख देता हूँ, कितना 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और क्या गिवन है, मास ऑफ सन गिवन है, वो कितना है, वो है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। और हमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितना है, और हमें डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस कितना है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। उसमें जी का भी कांस्टेंट होता है, जी क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना।
ये चार चीजें चाहिए होती है हमें, ये चार चीजें जो है वो नेसेसिटी है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें फोर्स के फॉर्मूले का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई मास ऑफ सन डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो, जो जो वैल्यूज हमें है, हमारे पास है। तो g का वैल्यू है जो कि क्या है 6.67 इंटू 10 to the power -11 मल्टीप्लाई अर्थ के मास का वैल्यू है जो कि क्या है 6 इंटू 10 to the power 24। सन के मास का वैल्यू है जो कि क्या है 2 इंटू 10 to the power 30 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1.5 इंटू 10 to the power 11 का स्क्वायर। बस ये सॉल्व करना है। अब ये जो सॉल्व है ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम ये अपने आप सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, तो मैं आंसर जरूर लिख के दूंगा तुम्हें। तो देखो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो आना चाहिए 35.73 इंटू 10 to the power 21 न्यूटन। अगर तुम्हारा कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और जिसने जिसने ट्राई किया और जिसका हो गया वो जरूर डन और ट्राई लिख देना, ठीक है ना। इसे सॉल्व करो और कमेंट में जल्दी जाके लिख दो डन अगर सॉल्व हो गया, ट्राई अगर तुमने ट्राई की, और अगर किसी से ट्राई नहीं होता है तो बता देना। एक मैं इसका सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर बोलोगे तो, क्योंकि जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो स्किल नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, स्किल्स अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से एक होमवर्क है कि तुम इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर लिख दो डन 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 डन। अब हम सॉल्व करेंगे 17th क्वेश्चन। तो देखो 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 मीटर high। एक टावर है जिसका हाइट कितना 100 मीटर है। मान लो एक टावर है जिसका हाइट कितना है 100 मीटर, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। और उसी टाइम पर यहाँ से एक स्टोन जो है वो फेंका गया है, ठीक है ना। एक हम स्टोन जो है नीचे गिरा रहे हैं और दूसरा स्टोन जो है ऊपर फेंक रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जो कि कितना है 25 मीटर पर सेकंड से हम वो पत्थर को फेंक रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या बोला है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। हमें कैलकुलेट करना है कब और कहाँ पर, कितने डिस्टेंस पे वो दोनों जो है आपस में मीट करेंगे। एक तो हमें टाइम निकाल के देना है और डिस्टेंस निकाल के देना है। मान लो ये दोनों जो पत्थर है वो इस पोजीशन पर मीट कर रहे हैं, और इस पोजीशन पर जो टाइम है वो क्या है टी है। ये हमने लेट कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास क्या है तीन फॉर्मूले हैं। वो तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं? वो तीन फॉर्मूले जो है ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूले बहुत सारे क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। अब देखो जो जो चीजें गिवन है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। एक तो हमें हाइट गिवन है उस टावर का जो कि कितना 100 मीटर है। और क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी पत्थर का गिवन है जो कि कितना 25 मीटर पर सेकेंड है। और जी हम मान लेंगे कितना 10 मीटर पर सेकेंड। और देखो एक पत्थर नीचे जा रहा है मतलब इस केस के लिए पॉजिटिव जी होगा, और इस वाले केस के लिए जब पत्थर ऊपर जा रहा है इस केस के लिए जो जी होगा वो क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये वाला केस तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो हमें हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है व्हेन एंड वेयर। तो मतलब एक तो टाइम निकाल के देना है और दूसरा जो है डिस्टेंस निकाल के देना है, या फिर बोल सकते हो हाइट निकाल के देना है, ठीक है ना। इन दोनों को हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास जो जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। H इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाला कौन सा केस है? जब पत्थर हम नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला जो है फॉलिंग वाला केस है, जब पत्थर नीचे जा रहा है तब u तो जीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। मल्टीप्लाई टी, टी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। प्लस में हाफ मल्टीप्लाई जी, इस केस में जो जी है वो +10 है। मल्टीप्लाई टी स्क्वायर हमें पता नहीं है। तो देखो 10 से
टू कट जाएगा और क्या आ जाएगा 5। तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5t² और दूसरा है h डैश। मान लो ये वाला हाइट के लिए हमने h बोल रखा था और इस वाले हाइट के लिए हमने h डैश बोल रखा है। तो ये वाला हाइट तो हमने निकाल लिया, अब h डैश निकालना है। तो h डैश के लिए वही सेम फॉर्मूला ut प्लस हाफ GT², ठीक है ना। तो देखो ये वाला केस जो है कौन सा है, जब हम पत्थर को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो इस केस में जो u है वो हमको गिवन है कितना 25 मल्टीप्लाई t हमको पता नहीं है, प्लस में हाफ मल्टीप्लाई इस केस में जो g है वो -10 है, मल्टीप्लाई t², ठीक है ना। तो 2 से 10 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फिर यहाँ इस वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 25t -5t², ठीक है ना। तो देखो इन दोनों हाइट को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट है जो कि कितना 100 मीटर है। तो इन दोनों हाइट को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास एक टोटल हाइट है जो कि कितना है 100 मीटर। तो फिर देखो h का वैल्यू हमने निकाला था 5t² प्लस में h डैश का वैल्यू हमने निकाला था कितना 25t -5t² इज इक्वल्स टू 100। तो फिर ये वाला 5t² और ये वाला 5t² आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा 25t इज इक्वल्स टू 100। t का वैल्यू निकालना है तो जो 25 है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो t का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 100/25 जो कि कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने t का वैल्यू निकाल दिया जो कि कितना आ गया 4 सेकेंड आ गया। तो हमने जो है t तो निकाल दिया 4 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं ना। तो देखो h हमने निकाला था, h का वैल्यू कितना था 5t²। तो t हमने निकाला है, t कितना है 4। तो देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 16। तो 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो 80 मीटर पे वो दोनों पत्थर आपस में मिलेंगे और कितने टाइम में मिलेंगे 4 सेकेंड्स में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी के साथ। देख रहे हो कितने आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। ये हमें टाइम गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी विथ which it was thrown up, the maximum height। तो हमें एक तो वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना, दूसरा हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है और तीसरा क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है कितने 4 सेकेंड पर। तो देखो क्या बोल रहा है, एक बॉल है जिसको हमने वर्टिकली थ्रो किया, बिल्कुल सीधा थ्रो किया, ठीक है ना। और वो जो बॉल है वो 6 सेकेंड के बाद रिटर्न भी आ रहा है। टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड के बाद वो बॉल वापसी आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो। तो आगे बढ़ने से पहले वो तीन फॉर्मूले मैं यहाँ पे फटाक से लिख लेता हूँ। तो देखो ये तीन फॉर्मूले जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह इस्तेमाल होने हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो फिर ये तीन फॉर्मूले ज़रूर 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 याद रखना, ठीक है ना। तो देखो ये जो 6 सेकेंड टाइम है वो किसका है, जब ये बॉल को हम थ्रो करेंगे और वापस से हमारे हाथों में आ जाएगा तब का 6 सेकेंड है। मतलब जब ये बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो ये कितने सेकंड में ट्रैवल करेगा 3 सेकंड में, ठीक है ना। और फिर ये बॉल जब यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ट्रैवल करेगा तब कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। तो फिर जो टाइम हम लेंगे वो कितना लेंगे 3 सेकंड लेंगे। और हमें क्या बोला है कि वेलोसिटी निकालो जिससे हम बॉल को फेंकेंगे। तो वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी के लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला परफेक्ट है। तो फिर फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। और देखो जी जो है इस केस में कितना हो जाएगा, जी जो है हम ऊपर की ओर बॉल फेंक रहे हैं तो बॉल जो है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस, और जी जो है उसे हम 10 एज्यूम कर लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब बॉल इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो जो वी है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वी है वो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो जो जो चीज़ें मैंने अभी फाइंड आउट किया है वो ही लिख लेता हूँ एक बार।
तो देखो v जो है वो 0 है, इज इक्वल्स टू u प्लस में -10 × टी कितना है 3 है। तो जो u का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड आ गया u का वैल्यू, ठीक है ना। तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया, वेलोसिटी जो है वो निकाल लिया, कितना आ गया वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना। अब हम बी पार्ट निकालते हैं। बी हमें क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितना हाइट ए पहुंच रहा है, ठीक है ना, वो निकाल के बताना है। तो देखो बी वाले पार्ट में हमसे हाइट पूछा है, हाइट के लिए ये सेकेंड वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो हाइट का जो है वो मैं लिख देता हूँ, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच निकालना है हमें, तो देखो एच इज इक्वल्स टू यू अभी निकाला 30 × टी कितना है 3 प्लस में हाफ मल्टीप्लाई जी, जी जो है उसको हम क्या ले लेंगे -10 × टी स्क्वायर, टी जो है 3 का स्क्वायर। तो देखो 10 से 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। h इज इक्वल्स टू 30 × 3 आ जाएगा 90 -5 × 9, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा हाइट। तो हाइट भी हमने निकाल लिया जो कि कितना आ गया 45 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब सी पार्ट देखते, सी पार्ट क्या बोल रहा है, सी पार्ट बोल रहा है उसका पोजीशन निकालना है। कब, जब टाइम जो है वो 4 सेकंड पर है तब उसका पोजीशन निकाल के बताओ। तो देखो 3 सेकंड में ये जो बॉल है वो हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच रहा है, ठीक है ना। मतलब 4 सेकंड पर जो बॉल है वो वापसी आएगा, वापसी में इधर इस पोजीशन पर कुछ होगा, इस पोजीशन पर 4 सेकंड पर होगा, ठीक है ना। तो जो बॉल है वो नीचे की ओर गिरेगा इस 4 सेकंड के टाइम पर। तो उस टाइम पे मुझे पोजीशन निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेते हैं पोजीशन। तो चलो अब पोजीशन निकालते हैं, ठीक है ना। पार्ट है ये सी पार्ट है, ठीक है ना। सी पार्ट में हमसे पोजीशन पूछ रहा है 4 सेकंड पर। तो देखो पोजीशन कैसे निकाल सकते हो, जो बॉल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ जाना, तो यहाँ जब 3 सेकंड हुआ तो फिर वो अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है ना। और फिर 1 सेकंड के लिए वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया 4 सेकंड हो गया, तो यहाँ यहाँ तक जो है इस पोजीशन तक हमें हाइट निकालना है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ तक कितना हाइट है वो निकाल के देना है बस हमें। तो कौन सी बड़ी बात है, देखो ये टोटल हाइट हमने निकाल लिया जो कि कितना आ गया 45 आ गया। ये हाइट कितना आ गया 45, बस ये वाला हाइट निकाल के हमें इन दोनों हाइट को माइनस कर देना है। ये वाला बस हाइट जो है वो हमें निकालना है, फिर इससे इस 45 से ये वाला हाइट को माइनस कर देंगे, फिर हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये वाला हाइट कैसे निकाले, तो सबसे पहले हाइट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो इस बार u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u जो है हम यहाँ से लेंगे, तो जो u है वो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब इस केस में जो u है वो क्या है 0 है, क्योंकि जो बॉल है वो नीचे की ओर गिर रहा है तो फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में जो u है वो क्या है 0 है, तो h इज इक्वल्स टू u जो है वो 0 है मल्टीप्लाई टाइम, टाइम हम वैसे की रखेंगे क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में हाफ मल्टीप्लाई g। इस बार जो g है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो फिर जो g है वो क्या हो जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है 1 सेकेंड है ना, तो हम जो टाइम है उसको क्या ले लेंगे 1 का स्क्वायर ले लेंगे। तो जो हाइट है वो कितना आ जाएगा, जब 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो जो हाइट है वो आ गया कितना 5 मीटर। तो हाइट आ गया 5 मीटर, तो फिर मुझे ये वाला हाइट निकाल के बताना है, ये वाला हाइट कितना होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे निकाल सकते, जब हम 45 से 5 को हम माइनस कर देंगे तब हमारा जो हाइट है वो कितना आ जाएगा 40 मीटर, तो फिर हमारा जो रिक्वायर्ड पोजीशन है वो कितना आ जाएगा 40 मीटर। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act। तो ये वाला जो है मैंने buoyant force वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा के रखा हुआ है। तो देखो हर एक लिक्विड
हर एक जो फ्लूइड होता है, ठीक है ना, वो बाउंड फोर्स का टेंडेंसी रखता है। बाउंड फोर्स एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो एक लिक्विड है, ठीक है ना, इस लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करेंगे तो फिर ये जो लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ये जो अपवर्ड फोर्स है, इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बाउंड फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये बाउंड फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो बाउंड फोर्स है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। तो इसी के साथ हमारा 19th क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं 20th क्वेश्चन की ओर। 20th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो क्या बोल रहा है, मान लो एक लिक्विड है, ठीक है ना, ये मान लो वाटर है। अब यहाँ पर मान लो एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने कुछ फोर्स से रोक के रखा हुआ है। अब जैसे ही तुम्हें फोर्स को हटा दोगे ना, तो वो जो प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है ये इस सरफेस पे आके फ्लोट करेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि रीजन बताओ कि ये सरफेस पे आके क्यों फ्लोट कर रहे हो प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो प्लास्टिक का डेंसिटी होता है, जो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक है वो कम है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। इसी वजह से जो प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे आ रहा है, ठीक है ना। और तुम बोल सकते हो कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है या फिर बाउंड फोर्स है लिक्विड का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है ना। दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कौन सा, जब डेंसिटी जो है लिक्विड का वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक। और दूसरा रीजन क्या है, बाउंड फोर्स ज्यादा हो देन द वेट ऑफ द प्लास्टिक। इन दोनों रीजन की वजह से जो प्लास्टिक है वो सरफेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीजन क्यों वो फ्लोट करेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, बस थ्योरी भी लिख दूं ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो। तो देखो मैंने रीजन भी लिख दिया है ताकि तुम अच्छे से नोट्स बना सको, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, सिंस द प्लास्टिक हैज डेंसिटी वेरी लेस एज कंपेयर टू वाटर। जैसे मैंने बोला था कि जो प्लास्टिक का डेंसिटी होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू द वाटर, या फिर जो इस प्लास्टिक का वेट है वो कम है किससे, बाउंड फोर्स से। इसी वजह से जो प्लास्टिक है वो बार बार ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैंने लिखा है वेट ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन दैट ऑफ द बाउंड फोर्स देयरफॉर प्लास्टिक ब्लॉक कम अप टू द सरफेस। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जो है बेसिक सा कंसेप्ट है बाउंड फोर्स का, और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें वॉल्यूम दे रखा है, ये हमें मास दे रखा है। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो हमसे पूछ रहा है क्या वो सब्सटेंस जो है वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। ये हमें निकाल के देना है, ठीक है ना, ये हमें बताना है। ये जो है क्वेश्चन है डेंसिटी का। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले लिख देते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो हमें मास भी गिवन है, मास कितना है 50 ग्राम, और वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो सबसे पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की। तो डेंसिटी निकालोगे तो डेंसिटी के लिए मास चाहिए, मास है 50 डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है 20। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करा कर रखा हुआ है तुम्हें। ये डेंसिटी निकल गया। तो देखो ये डेंसिटी तो हमने निकाल दी, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। और पूछ रहा है कि विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। जो सब्सटेंस है जब हम उसे पानी में डालेंगे तो फिर वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा, ये हमें बताना है। तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर इतना गिवन है, तो जो हमारा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर देन है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है 2.50, और वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 है। तो जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो ज्यादा है ना, इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा, ठीक है ना।
अगर ऐसा होता कि जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो कम है किससे, वाटर की डेंसिटी से, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता, फ्लोट होता। पर ये वाला केस है नहीं, ये वाला केस है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आखिरी क्वेश्चन है, तो देखो आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, और साथ में मास भी गिवन है। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर। हमसे पूछ रहा है ये जो पैकेट है वो फ्लोट करेगा या फिर डूब जाएगा पानी में। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी गिवन है वाटर का जो कि क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। और हमसे पूछ रहा है कितना मास ऑफ वाटर ये पैकेट डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लिया जाए। मास गिवन है, मास कितना है 500 ग्राम। और क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है जो कि कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं उस ऑब्जेक्ट की। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना गिवन है 500 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 350। तो इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो हमें जो है डेंसिटी मिल गया किसका, ऑब्जेक्ट का, और वो कितना है 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो है वो डेंसिटी मिल गया ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। और हमें जो है डेंसिटी गिवन है वाटर की, और वो कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है ना। ये वाला केस फॉलो हो रहा है। तो ये वाला केस जब फॉलो होता है तब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है ना। तो हमने जो है क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में डूब जाएगा। और फिर इसके बाद सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा ये पैकेट, ठीक है ना। तो देखो हमें जो है उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जब हम उस ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे तो फिर मान लो इतना ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिया, उस ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिया, ठीक है ना। तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो डिस्प्लेस करेगा सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो फिर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा वो निकाल लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों अमाउंट जो है सेम होता है, जितना वॉल्यूम होगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ही वाटर जो है डिस्प्लेस होगा। तो हमने जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट का निकाल लिया है जो कि कितना निकला है 350 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी तो हमें पता है ना, डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो देखो ये हो जाएगा वन डेंसिटी ऑफ वाटर, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो जो मास है वो निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 350 ग्राम आ जाएगा। सो मास ऑफ वाटर कितना निकल गया 350 ग्राम निकल गया, ठीक है ना। तो हमने मास भी निकाल लिया वाटर का जो कि कितना निकला 350 ग्राम। और इसी के साथ हमने ग्रेविटेशन पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया है। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें पूरा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दो।
क्योंकि जो शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं, ठीक है ना। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यारों। आई होप कि तुम्हें सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये लंबा सा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।